हाय एवरीवन। आज हम पहली बार इस तरीके का फेसलेस वीडियो बना रहे हैं। तो अब तक आप हमारा वीडियो देखते आ रहे होंगे। हम बोर्ड पर कोचिंग में पढ़ा रहे होते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं वहाँ से टीचिंग कराते हुए का। आज पहली बार हम फेसलेस वीडियो बना रहे हैं कुछ पेपर के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, पूरा वीडियो देखें, पसंद आए तो कमेंट जरूर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आगे बढ़ते हैं, आज हम इस पेपर को हल करते हैं। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री की दुनिया में। आज हम नई एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। 2026 में जितने भी पेपर हुए हैं आपके यूपी बोर्ड में, उन सभी पेपर्स का यहाँ पे हम कंप्लीट सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है, जैसे आप सबको पता है कि यूपी बोर्ड में टोटल 7 सेट बनते हैं एक वर्ष के। ठीक है, तो इन सभी सेटों का हम सोल्यूशन आपको देंगे। हफ्ते में 2 वीडियो आपको मिला करेगी एक पेपर की, और मतलब एक हफ्ते में आपको टोटल एक पेपर सेट कंप्लीट हो जाया करेगा। ठीक है, और आज हम पहला सेट शुरू करने चल रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं सन 2026 का। सन 2026 का ये सेट है, डीजेड सेट है। और हालांकि ये जिस प्रकाशन का मैंने ये लिया है अनसॉल्व, ये इसमें ये सेट नंबर पहला है। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को हमने हल किया हुआ है और आपको फटाफट हम दिखाते और समझाते चलते हैं। अगर आपको कोई जो भी इसमें डाउट्स होंगे आप कमेंट से पूछ सकते हैं। बाकी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं पेपर को हल करना, या पेपर देख सकते हैं। सेट नंबर डीजेड है, क्लास 12 का ये पहला सेट है हम लोगों का, रसायन विज्ञान का ऑनलाइन पेपर सेट। सेट नंबर फर्स्ट 347 डीजेड सेट है, जिसमें पहला आप सबको पता है कि 6 वैकल्पिक प्रश्न आते हैं। 6 वैकल्पिक प्रश्न होते हैं जिसमें हमें सभी का उत्तर चुन कर देना होता है, केवल एक उत्तर जो सही होता है। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन में कि सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 6 क्वेश्चन एक एक करके सबको हल करते हैं और कंप्लीट सोल्यूशन के साथ हम बताएंगे आपको। यहाँ पर इस सेट में सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमने हल किया है, इस हल किए हुए पेज का आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और साथ में आपको जो कोई भी डाउट्स आएगा उस कमेंट में पूछ सकते हैं, और कंप्लीट सोल्यूशन के साथ हम बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिख रहा है, पराशर दाब की गणना के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग में लाया जाता है। पहला प्रश्न लिख रहा है, पहला विकल्प है पाई सी आर टी। देखिए कई बुक में आपको ये कुछ इस तरीके से पी भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है ना, पी इजकल टू सी आर टी, पी लिखा हो या पाई लिखा हो, डजेंट मैटर, दोनों बातें एक ही हैं। और पी पराशर दाब है और पाई को भी यहाँ पे डिनोट किया गया है, पाई या पी इक्वल टू वी आर टी। जो तीसरा विकल्प है, पाई इजकल टू पी, सॉरी सॉरी, पी इजकल टू पी भी टी, और पी इज इक्वल टू एन आर टी। इसमें देखिए दो चारों विकल्पों को ध्यान से समझते हैं। होता क्या है फार्मूला अपना, वो होता है पी भी इज इक्वल टू एन आर टी। ये होता है तनु विलीनों के लिए सामान्य समीकरण विलयनशील पराशर दाब में। तो पी या पाई दोनों बातें एक ही है, पी लिखे हम या फिर पाई लिखे बातें की है। अब मैच करें इन चारों में से किससे मैच कर रहा है। लग रहा है कभी कभी देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे, ये दो बातें तो कैंसिल हो रही हैं सीधा सीधा। इसमें वी आर टी है और इसमें क्या लिखा गया है, पी भी टी लिखा गया। ये दोनों विकल्प आपके गलत हैं, यानी पहला दूसरा और तीसरा हो नहीं सकता। चौथे और पहले में आप जल्दबाजी में कंफ्यूजन में ये मार के चले आएंगे, अरे ये तो लिख रहा है पाई, पी या पाई इक्वल टू एन आर टी दिख रहा है, यही सही होगा। लेकिन आप थोड़ी सी एक बात कंफ्यूज यहाँ पे हो जाएंगे कि पाई के साथ में भी होना चाहिए, यानी पी भी एन आर टी होना चाहिए, न कि पी एन आर टी। इसलिए विकल्प नंबर 4 सही नहीं है। विकल्प नंबर कौन सा सही हमारा आता है, फर्स्ट। अभी फर्स्ट कैसा सही है कहेंगे सर, इसमें तो भी दिया नहीं है। तो P इज इक्वल टू एन बाई भी आर टी, और एन बाई भी कंसंट्रेशन होता है, P इज इक्वल टू सी आर टी, यानी बन गया ना पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो विकल्प नंबर हमारा पहला इसमें करेक्ट रहा। अगला क्वेश्चन दिख रहा है हमें, दूसरा नंबर कह रहा है कि संकुल, एक संकुल दिया गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया K3CO, कोष्टक ये छोटा कोष्टक है, सी जैसा दिख रहा है, छोटा कोष्टक है, C2O4 का होल का था इस कोष्टक बंद में CO की उपसह संयोजन संख्या क्या है, पूछ रहा हमसे है। और आपको बता देते हैं, उपसह संयोजन संख्या पूछे, समन्वय संख्या पूछे, एक बात ध्यान रखना है आपको कि जो बड़े कोष्टक में होगा, संकुल को कोई भी कंपाउंड बड़े कोष्टक में जो होगा, सॉरी दिख नहीं रहा था, बड़े कोष्टक में होगा, यहाँ पे मेटल होगा, मेटल के बगल में कुछ भी लगा हो, ए बी सी, कोई भी यहाँ पे समूह या परमाणु लगे हों, वे सारे के सारे लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिगेंड। वे होते हैं लिगेंड। और इन लिगेंडों को, लिगेंडों पर जितनी आयंस होते हैं,
ठीक है ना। लिगेंडो के जितने आयंस होते हैं उनके आयंस की लिगेंडो की संख्या में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन सीएन नंबर जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, सीएन नंबर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो सीएन नंबर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले आयन और मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो आयन कितने हैं, अब चलिए सबको पता है C2O4 ऑक्सिलेट होता है, यानी C2O4 पर कितना माइनस होता है, 2 माइनस। तो आयंस कितने हो गए अपने पास, सॉरी वीडियो थोड़ा सा ध्यान में नीचे चली जा रही है। जैसा कि योगी का देख सकते हैं C2O4 लिया गया है कोष्टक, हमें मेटल्स के जस्ट बगल वाले देखना है, मेटल नहीं देखने कभी भी, हमें मेटल से कोई मतलब नहीं है। मेटल्स के बगल में जो भी समूह लगे होते हैं परमाणु कोष्टक के अंदर, वे सारे के सारे लिगेंड, बाहर वाले लिगेंड नहीं कहलाएंगे, कोष्टक के अंदर वाले सारे के सारे परमाणु या समूह लिगेंड कहलाएंगे। तो लिगेंड, लिगेंड में अपना C2O4 है, C2O4 पे कितना माइनस आयन है, -2। तो आयंस का संख्या हो गया 2, आयन नंबर्स ऑफ आयन कह सकते हैं, नंबर्स ऑफ आयन, और इनटू नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड कितना दिख रहा है इसमें, इस आयन का 3 है, तो मल्टीप्लाई बाई 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6। सही है। अब कहेंगे कि सर यदि मान लेते हैं कि दो अगर अलग अलग हो गए तो फिर कैसे निकालेंगे, जैसे बात कर ली जाए यहां पर हो गया PT Cl2 हो जाए, OH का 4 हो जाए, अब इसका कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, सेम यही काम करना, आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ आयन और नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो नंबर ऑफ आयन चलते हैं, ये मेटल है अपना M, जो M है मेटल्स, मेटल्स के बगल में जो कोई भी लगा है वो सारा का सारा लिगेंड, ये सभी के सभी लिगेंड हुए। तो क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर आपको पता है कि एक आयन होते हैं, नंबर ऑफ आयन कितना, एक, इंटू कितना हुआ, 2। अब अगला समूह शुरू हो रहा है भाई, तो आपको क्या लगाना होगा, प्लस। OH के कितने आयन होते हैं, एक, OH पे -1 होता है यानी एक आयन हुआ, और नंबर ऑफ ये समूह कितना दिख रहा है, 4, तो इंटू मल्टीप्लाई बाई 4, नंबर ऑफ लिगेंड 4 हो गया। तो टोटल कितना, 2 1 कम 2 और 4 2 6। इस प्रकार से हम किसी भी संकुल का आसानी से CN नंबर जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या आसानी से निकाला जा सकता है। तो इस यौगिक के लिए कितना दिख रहा है, -2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 6 हो गया। आगे चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से संक्रमण धातुएं नहीं है, तो कौन सा ऐसा है जो संक्रमण धातु नहीं हो सकता है। हालांकि इसमें वैकल्पिक थोड़ा सा हमें देखने में इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग या कुछ डाउट्स जैसा दिख रहा था, कारण ये है, समझाते कारण क्या है। अब देखिए जरा यहाँ पे गौर से, संक्रमण धातुएं नहीं है पूछ रहा है, तो संक्रमण धातुएं 5 हैं जो नहीं है, एक Cu हुआ, एक Zn हुआ, एक Cn हुआ, एक हुआ Cd हुआ, और एक Hg। ये 5 जो धातुएं हैं ये संक्रमण धातुएं नहीं है। संक्रमण धातुएं क्या होती हैं, तो वे धातुएं जिनका D इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए और वायु कोष में क्या आ जाए, D, और D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाए, यानी 1 से लेकर कितना, 9 इलेक्ट्रॉन, अगर जिसके वायु कोष में D में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन रहेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, सीधा सीधा मतलब वो संक्रमण धातु होगी। और जिसमें D पर 10 पाया जाए, यानी कि कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाए, तो संक्रमण धातु नहीं होती, तो सामान्य होती है। तो जैसे ये पांचों के पांचों सामान्य है, ये जो 4 दिख रहे हैं अपनी आयन अवस्था में और सामान्य अवस्था में ये संक्रमण धातुएं नहीं होती हैं। लेकिन कॉपर के केस में क्या है कि कॉपर और कॉपर पर प्लस, ये दोनों तो सामान्य है, संक्रमण नहीं है, लेकिन Cu पर 2+ को केस में देखा जाए तो ये संक्रमण है। और जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वे सारे के सारे इन पांचों को छोड़कर इस स्थिति में वो सारे के सारे संक्रमण तत्व हैं। तो इसमें तुमसे पूछ दिया कि नहीं है, हालांकि सोडियम तो डी ब्लॉक का तत्व है ही नहीं, तो होना तो यही चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसमें Cu दे दिया है, Cu की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, तो आई थिंक इसके ऊपर Cu पर 2+ होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर Cu पर 2+ होगा तो देन हमारा जो रिजल्ट होगा वो सही होगा, इन 4th नंबर Na। ठीक है, यही एक ऐसा जो S ब्लॉक का तत्व है और ये संक्रमण धातु बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, देखिए आपको पेपर दिखा देते, पेपर में हमारे पेपर में भी इसमें प्रिंट हुआ है Cu, Cr, Fe और Na प्रिंटेड है। ठीक है, तो मैं भी हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है घ नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का एक आपको सिंपल सा फंडा बताते हैं। एल्डिहाइड का सामान्य तरीका पहचानने का CHO, यही एल्डिहाइड है, या तो ऐसा लिखा हो या फिर स्ट्रक्चरल रूप लिखा हो C द्वि बॉन्ड O एकल बॉन्ड H, ये जहां भी आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाए वही एल्डिहाइड है। कार्बन से द्विबंध हो, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ एल्किल समूह R लगा हो, R का मतलब CH3 हो सकता है, H हो सकता है,
CH3 हो सकता है, C2H5, कोई भी, एनी डाउट, कुछ भी बना हो सकता है। तो देखिए थोड़ा सा इन दोनों में से यह समूह आपको कौन से संरचना, क्या इसमें दिख रहा है? यह जो संरचना, जो समूह आपको दिख रहा है, ये कीटोन का है। जब C द्विबंध O से कार्बन के दोनों तरफ कार्बन कार्बन लग जाए, यानी R लग जाए, तो इसको कीटोन समूह कहते हैं। ये भी वही सेम बात है, C द्विबंध O के दोनों तरफ कार्बन लगा है, कीटोन समूह है, ये भी कीटोन समूह है। तो एल्डिहाइड कौन सा हुआ? एक तरफ R लगा है, एक तरफ क्या लगा है? H। यही अपना सही विकल्प हुआ, यह एल्डिहाइड समूह का पहचान है। ठीक है, अगला नंबर कहता क्या है? अपना क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन्स का विभेद, ठीक है ना, विभेद किस परीक्षण से किया जाता है? तो सबसे आसान परीक्षण प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन के लिए आपको याद रखना होगा हिंसवर्ग। हिंसवर्ग परीक्षण जो है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन्स का विभेद कर देते हैं, आसानी से उसकी गणना कर सकते हैं कि प्राथमिक कौन सा, द्वितीय कौन सा और तृतीय कौन सा है। लुकास ये तो एल्कोहल परीक्षण देता है, काले नवीकर्मक से हम एल्डिहाइड और कीटोन की बातें पहचानते हैं कि कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा कीटोन है। ठीक है, तो अंगा हो गए। 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन अपना। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर दिया गया है कि कॉलम ए में दिए गए विटामिनों को कॉलम बी में दिए गए उनके कमियों से उत्पन्न होने वाले रोगों से सुमेलित कीजिए। देखिए दिया विटामिन ए, सबको पता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी या रतनधता, हालांकि विकल्प में दिया गया रतनधता दिया गया, रतनधता या रतौंधी कह सकते हैं। तो ए का तो बी से मैच करेगा। ठीक है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन B1 दिया, विटामिन B1 की कमी से होता है आपका बेरी बेरी रोग। ठीक है ना, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से होता है आपको स्कर्बी। कौन सी जाति बीमारी होती है, ये रोग होता है स्कर्बी रोग हो जाता है। और विटामिन के की कमी से हो जाता है रक्त में थक्का जमने में, जो समय में वृद्धि, यानी कि अगर किसी को कहीं अगर कट हो जा रहा है तो उसके रक्त को जमने में जो ज्यादा लंबा समय लगता है जमने में, स्कंदित होने में, वो विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से आपको बच रहा है प्राणासित रक्त अल्पता, मतलब कि रक्त की कमी होने लगती है। ठीक है ना, प्राणासित रक्त अल्पता की कमी हो जाती है। तो इसमें आप मैच करा लीजिए ए का बी से, ए का बी से, ए का बी से, ए का बी, ए का बी, दूसरा चौथा, और बी का किससे मैच कर रहा है? सी से, तो बी से सी ये गया, सी का ई इसमें हुआ। ठीक है, डी, ई का डी में। ठीक है, यानी इसका जो विकल्प सही है वो विकल्प सही है हमारा सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपना देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि आदर्श विलयन क्या होता है? आदर्श विलयन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं। सेकंड नंबर में 4 क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के दिए गए होते हैं। ठीक है, तो आदर्श विलयन क्या है? सबसे पहली बात है, एकदम आसान परिभाषा है, ऐसा विलयन जो किसी भी सांद्रता व किसी भी ताप पर राउल्ट के नियम का क्या करता है? पालन करता है, तथा उसकी एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन न हो, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। यानी एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच का मान 0 हो और डेल्टा V का मान क्या हो जाए? 0। तो ऐसे विलयन जो किसी भी सांद्रता व किसी भी ताप पर राउल्ट के नियम का पालन न करें और उसकी एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन न हो, तो उसे हम कहते हैं आदर्श विलयन। जैसे बेंजीन और टॉल्यूइन का जो विलयन है, एन-हेक्सेन और एन-हेप्टेन का विलयन है, ये दोनों के दोनों विलयन के जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, एग्जांपल्स किसके हैं? आदर्श विलयन के, यानी ये दोनों आदर्श विलयन हुए। आगे कह रहा है आदर्श विलयन की विशेषताएं, तो चलिए विशेषता समझते हैं। कह रहा है आदर्श विलयन की ये 4 विशेषता हमने लिखा। अपनी विशेषता देखिए, अलग से लिखने की कोई जरूरत है, सिर्फ परिभाषा में से ही मिल जा रही है 2-3 बातें, आप ध्यान से अगर समझे तो। विशेषता में कह रहे राउल्ट के नियम का पालन होना चाहिए। आदर्श विलयन की सबसे पहली विशेषता तो यही है। ठीक है ना, मिश्रण का आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए, यानी जो डेल्टा जो भी मिक्सिंग है वो 0 होना चाहिए। मिश्रण का एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होनी चाहिए। और कह रहा है समान अंतरा आणविक आकर्षण बल होना चाहिए, यानी ए बी के बीच जो बल लग रहा है वही मिक्सिंग होने के बाद, जैसे ए के अणु के बीच जो बल लग रहा है, या बी और बी अणुओं के जो बीच बल लगा है, या समान अंतरा आणविक आकर्षण बल है, वही बल एकदम सेम ए और बी के भी बीच लगना चाहिए। ठीक है ना, ये इसकी विशेषता होगी। आगे अगर बात करते हैं तो अगला नंबर देखिए क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन काफी
बार पूछा जाता है। ये जो घ नंबर कह रहा है, घ नंबर क्वेश्चन कहता है कि संक्रमण धातुएं कुछ अपवादों को छोड़कर, कुछ अपवाद हैं, ठीक है, छोड़कर अति कठोर तथा अल्प वाष्पशील होती हैं। स्पष्ट कि यहाँ पे क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया थोड़ी सी बातों को, अल्प वाष्पशील कह दिया। इसका मतलब सीधा सीधा भी कह सकता था कि अति कठोर एवं उनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अल्प वाष्पशील मतलब कुछ अपवादों को छोड़कर जो अल्प वाष्पशील होती हैं, क्यों, उसको व्याख्या कीजिए, समझाइए। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं एक बार, ठीक है ना। कहाँ गया, यहाँ पे लिखा है कि अल्प वाष्पशील होती हैं, क्यों, समझाइए, ठीक है। अपवादों को छोड़ने के बाद तो यानी गलनांक और क्वथनांक उच्च होगा और उनकी वाष्पशीलता कम हो जाती है, ठीक। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, क्वथनांक और गलनांक उच्च हो या अल्प वाष्पशीलता कुछ स्पष्ट करता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है कि संक्रमण धातुओं के वह उपकोष डी या n-1 डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण, ठीक है, धात्विक बंध मजबूत बनते हैं। हमने जैसा कि पिछले क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पे क्वेश्चन तो था, हाँ, अपवाद वाले, ठीक है ना, यही अपवाद है जो संक्रमण धातु नहीं है, ठीक है ना। ये कुछ आपको पता है, Hg तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता ही है, लिक्विड होता है। Zn जिंक है, ठीक है ना, ये अल्प वाष्पशील होते हैं, ठीक, सॉरी, ये बहुत ही कम, इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं और इनके डी उपकोष में क्या पाया जाता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, सभी के पेयर लग चुके होते हैं। तो ऐसे संक्रमण तत्व जिनके डी पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए, यानी एक से लेकर कितने, 9 होने के कारण वे धात्विक बंध मजबूत बनाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इनके परमाणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक हो जाता है, अच्छे से चिपक जाते हैं, जिससे ये सामान्यतः अति कठोर यानी बहुत ही कठोर हो जाते हैं। देखे होंगे लोहा काफी मजबूत होता है, कॉपर भी मजबूत होता है काफी, लेकिन वही बात कर लें आप जिंक की, कॉपर, जिंक की थोड़ा सा कॉपर उसकी आयरन की अपेक्षा थोड़ा सा हल्का होता है, ठीक है। आगे इसी तरीके से इसकी मजबूत धात्विक बंध के कारण इनसे परमाणुओं को अलग करना कठिन होता है और वाष्प में बदलने के लिए अधिक उष्मा चाहिए। बात सही है, क्योंकि गलनांक उतना कुछ है, अतः इनका वाष्पशीलता कम तथा गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। तो इन तत्वों को आप याद रखेंगे और ये कारण लिखना होता है। अगर कुछ ना समझ में आए, संक्रमण तत्व दे दिया पेपर में, मान लेते कुछ ना समझ में कैसे हम क्या लिखें, तो आप इतना कर सकते हैं कि इनका ये जो गुण है, ये n-1 डीप कोष में पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। जिसमें जितना अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, उसकी कठोरता उतनी ही अधिक होती चली जाएगी। और जाहिर सी बात है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें मैक्सिमम होते हैं वो काफी कठोर होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी उतने ही उच्च होते हैं। एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कुछ ऐसे ही, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था कि FeO व Fe2O3 में किसका गलनांक और क्वथनांक ऊंचा होगा, बताइए। तो जाहिर सी बातें निकालना होगा। FeO में Fe की जो वैलेंसी है वो 2+ है ऑक्सीडेशन नंबर, और Fe2O3 में Fe की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है, यानी कि 3+ आयन। तो किसका गलनांक और क्वथनांक कुछ होगा, जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे। आपको पता है कि 1s² और लास्ट में जो चला जाता है वो होता है, लास्ट में लिख ही देते पूरा आपको कंफर्म, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d6 होता है Fe का, केवल Fe का। लेकिन 2+ है तो 2+ आप बखूबी से जानते हैं कि y को से उतना इलेक्ट्रॉन घटा देते, तो 2 इलेक्ट्रॉन घट गया, डी पे 6, और डी पे 6 होने का मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 1 5 6, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं n, n का मान कितना हुआ, इसमें 4 है, लेकिन इसमें करिएगा तो 1s², 2s², अब कर लेंगे बाकी बीच में का तो सारा का सारा। अब देखिए 2 तो यहाँ से घटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से घट जाता है, तो 4s0 और 3d पर 5, और 3d पर 5 होते ही यहाँ पे पता चला 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यानी n की वैल्यू कितनी है, 5। तो जिसमें जितना नंबर ऑफ मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बोला तो है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, तो उनके गलनांक और मजबूत बंध बनाते हैं। जिसमें जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही अत्यधिक मजबूत धात्विक बंध बनाएगा, और धात्विक बंध बनाएगा तो उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होंगे, यानी कि FeO की अपेक्षा Fe2O का Fe2O3 का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है अपना, कह रहा है घ नंबर आईपीसी नाम पूछ रहा है, और ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कई बार पेपर में आया उपसंयोजी यौगिकों का आईपीएससी नाम, और बहुत आसान होता है हालांकि, ठीक है। और आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो पिछली 2026 का जो पेपर 2026 का जो बोर्ड का हुआ है उसमें हमने ये सब पढ़ाया, अपलोड किया हुआ है पूरा, इसका कंटेंट पर आपको पूरा वहां से विस्तार से मिल जाएगा। हालांकि हम यहाँ पे बताते हैं कैसे क्या हो, कुछ नहीं करते हैं। सबसे पहले शुरुआत में देखते हैं कुछ बाहर लगा हुआ है, तो बाहर वाले का साधारण नाम लिखा जाता है। बाहर वाले से हमें कोई मतलब नहीं होता, जैसे घर में आदमी होता है तो उनसे हम अच्छे से बात करते हैं, पर बात करना भी बाहर वाले से भी जरूरी होता है, लेकिन एज ए यहाँ पे हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। यहाँ पे जो बाहर परमाणु या समूह जो लगे हुए हैं उनको हम उनके ही नाम से साधारण बनाएंगे, उनमें आईपीएससी नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अंदर जाते हैं तो उनमें जो लिगेंड लगे होते हैं, लिगेंड हमने पिछले बताया अभी आपको जस्ट, लिगेंड क्या होता है, धातु के बगल वाले जो परमाणु या समूह होते हैं उनको लिगेंड कहते हैं। तो लगे हुए जो लिगेंड होते हैं उन्हीं का आईपीएससी नाम लिखा जाता है, ठीक है। मेटल दो स्थिति में आता है, अगर कोऑर्डिनेशन जो ये कोऑर्डिनेट है ये बड़ा कोष्टक है, अगर इस पर प्लस लगा है इसका मतलब ये है कि मेटल का साधारण नाम लिखेंगे। अगर जो कोऑर्डिनेट है जैसे यहाँ पे ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो इसमें प्लेटिनम पर प्लेटिनम माइनस में आ रहा है तो इसका हम आईपीएससी नाम लिखेंगे। और आईपीएससी नाम में कुछ नहीं, उसके लास्ट में अगर यू एम लगा जैसे तो उस यूएम को हटा के ATE8 लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसे कोबाल्ट हम कहते हैं, प्लस में तो कोबाल्ट कह रहे हैं, लेकिन अगर ये माइनस में होता अवस्था में पहला प्लस दूसरा माइनस, हमको तो ये पता है ना बचपन से कि सर जो NaCl होता है तो पहला प्लस दूसरा माइनस, तो वैसे भी इसमें भी नियम चलता है, पहला प्लस और दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस। यहाँ पर तो प्लस में आ रहा है तो साधारण नाम प्लेटिनम कहते हैं, तो यूएम कहता है तो 88 लगा देंगे, प्लेटिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे साधारण नाम। चलिए अंदर चलते हैं, जैसे घर के अंदर जाते हैं तो पहले लिगेंडो को देखते हैं। जब आप किसी के घर में जाते हैं तो सबसे पहले बच्चे आपको आ जाते हैं, अगर रिलेशन में जा रहे हैं तो। मिडिल बाद में आएगा, मुखिया बाद में आएगा, तो मुखिया है बाद में आएगा, पहले लिगेंड आएंगे। लिगेंड में बात आती है किसका सबसे पहले नाम लिखा जाए, तो नाम अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर लिखते हैं। ये ब्रोमाइडो बी से शुरू होता है, क्लोराइडो सी से शुरू होता है, एथिलीन डाइमीन ई से शुरू होता है, तो पहले बी, तो ब्रोमाइडो, क्लोराइडो। अब ईएन का नाम एथिलीन डाइमीन होता है, तो देखिए डाई नाम के पहले लगाया गया है। अगर वो समूह बने पड़े हैं पहले से ही और उसमें डाई ट्राई लगा हुआ तो उसको अगर 2 लगा तो उसको डाई न लिखकर उसके लिए बिस लिखते हैं, 3 लिखा होता तो त्रिस लिखते हैं, तो बिस कोष्टक में एथिलीन डाइमीन इसका नाम हुआ। कोबाल्ट क्योंकि साधारण है और बाहर है नाइट्रेट, कोबाल्ट के जस्ट बगल में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं और बाहर NO3 है तो NO3 का नाम हो जाता है नाइट्रेट। ये हमने प्लस माइनस बाद में लगाया आपको समझाने के लिए, होता नहीं है, था नहीं कोबाल्टेट। अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ये 3 कैसा है सॉरी समझिएगा, Br का माइनस होता है, 1 माइनस 1 माइनस, NO3 पे 1 माइनस, तो टोटल 3 माइनस 3 माइनस को पक्षांतर कर देंगे, 3 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गई। आ जाते हैं इसमें, पहले हम प्लस का फिर उसके बाद माइनस का अंदर जाएंगे, तो 4 है तो टेट्रा लगेगा। NH3 को एमीन कहते हैं और निकिल प्लस में है तो निकिल ही लिखेंगे, निकेल। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो नंबर सॉरी जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वह सेकंड है, तो सेकंड रोमन में लिखते हैं, यहाँ पर सेकंड हो गया। अंदर यहाँ पे गए, मेटल से पहले लिगेंड, ठीक है। 4 है तो टेट्रा, CN को साइनाइडो कहते हैं आईपीएससी नाम में, PT को, अब देखिए यहाँ पे माइनस में आ गया तो प्लेटिनम ना लिखा, प्लेटिनेट लिखेंगे, प्लेटिनेट, और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सेकंड हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा, जैसा कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म से दिया गया है और पूछ रहा है कि 2 ब्रोमो 2 एथिलीन 2 एथिलीन प्रोपेन की एक आणविक नाभिक राभिक प्रतिस्थापन, देखिए इसको SN1 कहते हैं, ठीक है ना। मोनोन्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसको SN1 रिएक्शन के भी नाम से जाना जाता है, तो उसी को एक आणविक नाभिक राभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि हमसे पूछ रहा है। तो चलिए पहले बनाते हैं 2 ब्रोमो, तो दूसरे पर ब्रोमो लग गया, देखिए 1 2 3, तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल, ठीक है, और बाकी मेथ है प्रोपेन हुआ, ये रही संरचना। यानी कि ये 3 डिग्री है, कितना डिग्री है 3 डिग्री। जब कोई समूह किसी कार्बन से लगा हो वहां से कार्बन की 3 से निकलाएंगे तो 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री हेलो एल्केन है ये। अब इसकी क्रिया विधि कराते हैं, तो क्रिया विधि में सबसे पहले हम इसको अलग अलग तोड़ेंगे, जो वहां पे समूह है उस समूह को अलग निकालते हैं, पहला काम ये करते हैं। तो पद नंबर पहला तो स्लो होती है रिएक्शन और Br अपने बॉन्ड को लेकर निकल गया तो C पर प्लस आ गया, ठीक है ना, C पर प्लस चार्ज आ जाता है, सॉरी दिख नहीं रहा है, हाँ C पर प्लस चार्ज आ जाता है तो ये कार्बोकेटायन हो गया और Br पर माइनस हुआ। अब इस कार्बोकेटायन पर कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे, तो न्यूक्लियोफाइल के रूप में हमने H2O लिया, आप चाहे तो NaOH लिख सकते हैं, KOH ले सकते हैं, ठीक है ना, ROH ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के रूप में H2O लिया। H2O का इस पे न्यूक्लियोफाइल, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट कर रहा है, ठीक है ना, दे रहा है, जिसके कारण इसके बीच में बंध बनेगा
ऑक्सीजन कितना बंद बनाता है, केवल 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन बन रहे हैं 3 बॉन्ड, इसलिए ऑक्सीजन पर 1 इलेक्ट्रॉन, हालांकि ये दिख रहा है देता हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन इसके बीच जो हो रहा है उसको हम समझाते हैं आपको। C+ है और यहाँ से कार्बन कार्बन लगा हुआ है, थोड़ा गौर करिएगा कि क्या हो रहा है इसके बीच में। जब ऑक्सीजन ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो वास्तव में ये देता 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है। 1 इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आता है तो उस एक ही इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इसका तो प्लस चार्ज खत्म, क्योंकि एक प्लस इलेक्ट्रॉन ये तो माइनस चार्ज खत्म हो जाता है। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यह 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी आपस में कर लेता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी क्या बना लेती है, एकल बंध, और पहले से 2 बंध बने पड़े हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इस पर क्या लग जाता है, प्लस चार्ज, और वैसे भी ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना है, तीसरा बॉन्ड बनाया तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तभी तो बनेगा, इस वजह से सी ऊपर क्या लग गया, प्लस। अब आगे चलते हैं, अगले पद में क्या होगा, यहाँ से ऊपर प्लस हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपना ये इसकी एक तरीके से कह सकते हैं अपमान है, तो यश तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़कर निकलता है, H+ ग्रुप में इलेक्ट्रॉन छोड़कर निकलेगा, ये बॉन्ड इसके पास जाता है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसके से प्लस चार्ज खत्म, ठीक है, प्लस चार्ज खत्म हो जाता है और बन जाता है ये 2 मेथिल प्रोपेनॉन, ठीक है। अतः यह अभिक्रिया की दर केवल हैलोएल का यानी इसी पर डिपेंड करती है, सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए कितनी हो गई, इसको हम कह सकते हैं एक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, पहली बार हम इस तरीके का वीडियो बना रहे हैं, तो कोई भी गलती है तो उसके लिए थोड़ा सा कष्ट है, अगली बार इसको हम थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट टाइम ऐसा हम वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो आप लोगों ने अब तक देखा होगा कि हम बोर्ड पर पढ़ाते हैं वैसे लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता है पढ़ाते समय, ठीक है। हमारी पहली कोशिश है कुछ नया करने की आज। तीसरा है क्वेश्चन है 3rd नंबर, इसके 4 क्वेश्चन दूसरों में थे, सेकंड नंबर में 4 क्वेश्चन थे, चारों के चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया, और तीसरे के क्वेश्चन है 4, तो इन तीनों तीसरे के चारों क्वेश्चन को हल करते हैं कि क्या दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया विलयन से, ये आपको अच्छे से पता होगा कि विलयन से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना होगा, और मैक्सिमम हिमांक के गलनांक और क्वथनांक के क्वेश्चन तो 2 से 3 नंबर के आते ही रहते हैं। चलिए देखते हैं, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है, बहुत ध्यान से जो दिया हुआ आपके लिए ट्रिक बताते हैं हम, ए और बी का फॉर्मेट में कुछ लोग समझाते बताते हैं और आप समझते बुकों में दिया रहता है, हम ए बी न लेकर हम समझते हैं कुछ इस तरीके से आसान भाषा में, विलेय, विलेय का मतलब हुआ जो विलेन में जिसकी मात्रा कम है, फिर विलायक, विलेन में जिसकी मात्रा क्या होती है, अधिक, तो विलयन में इसकी मात्रा कम है तो इसके क्यों ना हम हर एक सिंबल को स्मॉल से डिनोट करें, विलय की मात्रा को स्मॉल W से, विलय के अणुभार को स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और विलायक के भार को कैपिटल W से, विलायक के अणुभार को कैपिटल M से डिनोट करेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, विलय यानी स्मॉल, विलायक यानी हर एक सिंबल कैपिटल हम मानेंगे, ठीक है ना। ए बी वाला फॉर्मेट हम नहीं लिख रहे हैं समझाने के लिए आपको, तो इस तरीके से हमें पता चला कि विलयन में करे 45, देखिए साफ साफ लिखा गया कि 45 ग्राम इथिलीन का 600 ग्राम जल है, तो जिसकी मात्रा कम है विलयन में वो रहा विलय यानी स्मॉल W, और जिसकी मात्रा अधिक है वो रहा विलायक यानी कैपिटल W का मान हुआ, ठीक है। अब आगे करा है मिलकर विलयन बनाया जाता है, तो विलयन जो बना है उसके हिमांक में अवनमन की गणना के डेल्टा TF का मान हमसे पूछ रहा है, और कह रहा है कि KF का मान 1.86 केल्विन की ग्राम मोल इनवर्स है, तो KF का मान हमने लिख दिया। हमें पता है कि क्वथनांक और हिमांक में अवनमन निकालने का अणुभार की आवश्यकता होती है विलय की, तो विलय हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला C2H6O2, चाहे आप ऐसे लिखे या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH2OH, CH2OH, ये एथिलीन ग्लाइकॉल स्ट्रक्चरल रूप में है, ठीक है ना, तो इस फार्मूले को आप लिख सकते हैं। देखिए कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 6, ऑक्सीजन 2 2 है, इसका अणुभार परमाणु भारों के योग को अणुभार करते हैं, कार्बन का परमाणु भार 12 गुणते 2, ऑक्सीजन का 1 गुणते 6, और ऑक्सीजन का 16 सॉरी हाइड्रोजन का 1 गुणते 6, ऑक्सीजन का 16 गुणते 2, टोटल जोड़ने पर 62 आता है 62। हालांकि ये मान तो दिया गया था TF का मान, अब TF का मान हमें पता है, सूत्र हमें पता है कि हिमांक में अवनमन का सूत्र होता है डेल्टा TF बराबर स्मॉल W 1000 KF इंटू स्मॉल M इंटू कैपिटल W। आपको पता है स्मॉल का मतलब अभी हमने बताया, स्मॉल का मतलब क्या, स्मॉल का मतलब विलय, और कैपिटल का मतलब क्या हुआ, विलायक, ठीक है ना। यहाँ पे दिया गया है विलय की मात्रा और विलय के अणुभार और विलायक की मात्रा, हम यहाँ पे ऊपर दिए गए मान से ऊपर दिए गए मान का सारा मान इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो स्मॉल W का मान कितना दिया था 45 रख दिया हमने, 1000, KF का मान 1.86 दिया रख दिया, M का मान 62 आया रख दिया, और कैपिटल W यानी जल की मात्रा दिया गया 600, तो हमने 600 रख दिया, ठीक है। अब टोटल कैलकुलेट करेंगे आप तो 2.25 केल्विन आ जाएगा, मात्रक हमने
लगा दे केल्विन में, क्योंकि केल्विन में दिया गया यहाँ पे केल्विन टी गिरा, तो केल्विन हमने लिख दिया। डिग्री सेल्सियस रहता तो डिग्री सेल्सियस लिखते हम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट से लिया गया है और कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन है अपना, कह रहा है कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस पायरेनोस व बीटा डी प्लस ग्लूकोज पायरेनोस का को, ठीक है ना, ये एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर, हार्वर्थ संरचना या हार्वर्थ स्ट्रक्चर द्वारा निरूपित किया। तो हार्वर्थ स्ट्रक्चर ही है, इसके द्वारा निरूपित करना है। तो ये रहा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस सॉरी, और बीटा डी ग्लूकोज पाइरेनोस, ये दोनों स्ट्रक्चर रहा हार्वर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हैं, बनाने का कुछ याद करना ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा याद रखिएगा। अल्फा वाले में OH नीचे होता है, बीटा वाले में ये OH घूम जाता है ऊपर चला जाता है, बाकी बीटा वाला अपने आप बन जाएगा। अल्फा पायरेनोस का याद रखेंगे तो बीटा पायरेनोस का अपने आप को याद हो जाएगा, ग्लूकोज पायरेनोस का। ठीक है ना, बस इसको रिमूव करना, रिमूव ऊपर घुमा देना, H को नीचे OH को ऊपर, तो अल्फा से क्या बन जाएगा, बीटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया घ नंबर, कह रहा है कि एक अभिक्रिया दी गई है कुछ इस तरीके से, कह रहा है कि विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। हमने दो तरीके से बताया आपको, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट फॉर्म, CH3CH2CH2OH और PBr3 एक नंबर, और जो ए बनेगा उसका एल्कोहलिक से क्रिया करा के बी बनाना है। तो चलिए पहले हम ए की पहचान करते हैं लॉन्ग मेथड से, शॉर्ट मेथड से भी जानेंगे। तो CH3CH3CH2OH की क्रिया हमने PBr से करा दिया। तो देखिए सिंपल सा फार्मूला एक बनता है कि P जो है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, O के साथ, तो POH तो बनेगा नहीं, बात आएगी सर POH तो बनेगा नहीं, तो फिर बनेगा क्या। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं कि CH3CH2OH था, OH हटकर यहाँ पे लगेगा एक ही Br लगेगा ना, लेकिन Br की संख्या कितनी है, 3 है, तो हमें इसकी संख्या कितनी करनी पड़ी, 3। तो 3 संख्या होते ही OH की संख्या कितनी होगी, फिर तो OH की संख्या 3 और P तो एक ही रहा ना, P की संख्या तो बढ़ी नहीं, P की संख्या एक की एक रह गई। तो इस कारण P3HO मिलकर क्या बना एक फार्मूला, H3PO3, तो यहाँ पे बन गया आर्थोफॉस्फोरस अम्ल H3PO3 बन गया अपने पास। ठीक है ना, और बाकी ये बन गया हमारा ए नंबर CH3CH2Br बन गया। ठीक है, और बी की पहचान करना है तो इसका एल्कोहलिक KOH से करा दे, और एल्कोहलिक KOH से आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार से एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, तो यहाँ से Br निकलेगा, और Br देखिए इस रिएक्शन को हम यहाँ पे कंप्लीट मैकेनिज्म से समझा रहे हैं आपको उसी तरीके से, CH3CH और Br, तो यहाँ से निकलता Br है बॉन्ड को लेकर, और बॉन्ड को लेकर निकलता कार्बन को बॉन्ड की कमी, एक H निकलता है हाइड्रोजन बॉन्ड को छोड़कर, तो ये आ जाता है नीचे, तो नीचे आ जाएगा तो क्या बन गया CH3CH, ये बन गया CH बचा केवल। ठीक है, तो CH और ये बन गया एकल बॉन्ड V बॉन्ड, और ये बच गया CH2। तो आप जैसा कि देख सकते हैं CH3CH और बाकी यहाँ से जो निकला है Br वो K के साथ मिलकर KBr, और जो H निकला था यहाँ से H वह OH के साथ मिलकर बना लेता है H2O, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, बाई प्रोडक्ट हमें मेन प्रोडक्ट। तो A क्या रहा अपना CH3CH2Br यानी 1 ब्रोमोप्रोपेन, और B क्या रहा अपना CH3CH द्विबॉन्ड CH2 प्रोप धन 1 इन, या फिर 1 प्रोपीन कह सकते हैं। वन लाइन में इसको आप अगर पेपर में लिखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वन लाइन में क्या होगा, CH3OHBPr, आपको याद है तो यहाँ पे बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने दिखा है कि OH निकला और Br जाकर जुड़ गया, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया, कि एल्कोहलिक KOH है तो कंफर्म है कि एलिमिनेशन होगा, Br यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, द्विबॉन्ड बनेगा, CH3CH बना सकते हैं आप, इतना भी डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। अगला नंबर घ नंबर, और चौथा क्वेश्चन अपना कह रहा है कि अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरकों के प्रभाव को लिखिए। तो अभिक्रिया का जो वेग है उसका कैटलिस्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैटलिस्ट डालने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझाना है। तो कह रहा है उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, कंफर्म है। जो कैटलिस्ट होते हैं या तो अभिक्रिया के वेग को क्या कर सकते हैं, घटा भी देते हैं बढ़ा भी देते हैं, दोनों कंडीशन आती है, बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे बढ़ाने वाला है लिखा, आप शायद दोनों लिख सकते, घटा या बढ़ा देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। यह अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है, जैसे कि सक्रियण ऊर्जा जो होती है उसके मान को यह कम कर देता है। आगे कह रहा है कि अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक का जो द्रव्यमान यानी जितना उत्प्रेरक हमने इस्तेमाल किया है और उसका जो फार्मूला रासायनिक संगुण अपरिवर्तित कर जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अभिक्रिया में कोई भी हमने कैटलिस्ट लिया है तो उसका ना तो भार बदलेगा
और नहीं उसका रासायनिक संगठन बदलेगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। आगे कह रहा है चौथा नंबर, यह साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता बल्कि उसे जल्द प्राप्त करने में मदद करता है। यह साम्यावस्था क्या है? अगर विक्रय दर पश्च विक्रय दर के बराबर हो जाए, यानी कि आर एफ इज इक्वल टू फॉरवर्ड रिएक्शन आर बैकवर्ड रिएक्शन के क्या होनी चाहिए? बराबर। तो इसको जल्द से जल्द प्राप्त कराने में मदद करता है हलिक बनाने में। ठीक है, आगे इसका जो सक्रियण ऊर्जा का था, सक्रियण ऊर्जा की बात में ये ग्राफ रहा उसके लिए। देखिए बिना उत्प्रेरक का सक्रियण ऊर्जा इतना ऊपर तक है, और जैसे ही उत्प्रेरक की उपस्थिति, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति वाला जो डॉट डॉट ग्राफ है उत्प्रेरक की उपस्थिति में है, और ऊपर वाला ग्राफ जो है वो उत्प्रेरक के बिना है। तो इसकी सक्रियण ऊर्जा का मान जैसे उत्प्रेरक डाला है तो कम हुआ, तो अर्थात ये बात कंफर्म है कि यह अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो इस पार्ट में हम लोगों ने कितना क्वेश्चन हल कर लिया? इस सेट का, सेट नंबर फर्स्ट का हम लोगों ने तीसरे क्वेश्चन तक हल कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चौथे से हल किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक और शेयर करें। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप पीडीएफ के लिए कमेंट कर सकते हैं, या फिर हम इसमें अपने इंस्टाग्राम का लिंक डाल देंगे, आप वहां से जाकर डीएम कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका आपको। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।